हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको भिंडी की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। ओकरा फार्मिंग। किसानों के अक्सर कमेंट्स आते हैं कि भिंडी की फसल पर, भिंडी के पौधे पर प्रॉपर ईल्ड हमको अच्छी उपज हार्वेस्टिंग देखने के लिए नहीं मिल रही। कम भिंडी लग रही हैं और जो लग रही हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हैं। तो इसका क्या इलाज है, कौन सा उपाय है और ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स कैसे आप निकाल सकते हैं, भिंडी को एक पौधे से ज़्यादा हाई ईल्ड आप कैसे निकाल सकते हैं। प्लस हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि भिंडी की खेती कब और कैसे करना चाहिए, भूमि, खेत की तैयारी, प्रति एकड़ सीड्स और नस्ल किस्में, खेत की तैयारी और एक एकड़ में कितनी लागत लगी, कितना प्रॉफिट होगा, कितना हम मुनाफा अर्न कर सकते हैं, कौन से स्प्रे करना चाहिए, कौन सी बीमारी आती हैं, समय रहते उनका प्रबंधन। तो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले। वीडियो को लाइक करें या फिर ना करें, वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग, अनुकूल समय। तो बरसात के लिए दोस्तों आप जुलाई अगस्त पर आप खेती कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन के लिए आप अप्रैल से मई और गर्मियों के लिए दोस्तों आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं। भूमि और खेत की तैयारी, तो भिंडी की खेती प्रायः सभी प्रकार की मिट्टी पर खेती कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा उत्पादन चिकनी, दोमट, काली भूमि पर अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। भूमि मृदा की pH वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। खेत की तैयारी 1 से 2 बार आपको कल्टीवेटर से ठीक तरीके से प्लोइंग कराना है और हैरो की मदद से दोस्तों आपको मिट्टी को एकदम भुरभुरी करा लेना है। पाटा लगाकर खेत को एकदम समतल करा लेना। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़रूरी है और खेत के चारों साइड साफ सफाई भी होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में आपको, यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो 1.5 kg यानी 1.5 किलोग्राम के आसपास सीड्स की आवश्यकता होने वाली है। जानकारी आपको प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। अब बीघा के हिसाब से जानकारी शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंडिया पर जो अलग अलग स्टेट और क्षेत्र एरिया वाइज जो बीघा हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा हैं, तो इसीलिए जानकारी आपको प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं। उन्नतशील किस्में, वीडियो पर कुछ जो ओल्ड वीडियो हैं उन वीडियो पर यही कमेंट्स आते हैं कि कौन सी वैरायटी का हमको सिलेक्शन करना चाहिए। तो यह जो हम 5-6 वैरायटी के बारे में बतलाएंगे, ओवरऑल आप किसी भी सीजन पर इन किस्मों का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इन वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं जो कि अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। नंबर 1 जो कि काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका के नाम से आती है दोस्तों। नंबर 2 एडवांटा गोल्डन सीड्स की एक और वीनस प्लस के नाम से आती है, ये भी काफ़ी अच्छी, लेकिन इससे अच्छी राधिका है। नंबर 3 नामधारी की NS 862 के नाम से आती है और ननहेम्स की सिंघम के नाम से आती है, जो बायर कंपनी की सिंघम के नाम से दोस्तों आती है। नंबर 5 इंडो अमेरिकन की इंडम 9821 के नाम से आती है और सिजेंटा कंपनी की OH 102 ओकरा के नाम से आती है। 6 वैरायटी सबसे टॉप वैरायटी है राधिका, एडवांटा गोल्डन सीड्स की, सिजेंटा की और इंडो अमेरिकन की। यह 3 जो वैरायटी हैं बहुत अच्छा उत्पादन देखने के लिए इन वैरायटी पर मिलता है। अब वेड तैयार, देखिए भिंडी की खेती आप भाई परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, आप इस साल या फिर इस बार आप वेड विधि से खेती करिए और वेड बनाकर यदि आप भिंडी की खेती करते हैं दोस्तों, तो जो जड़ों का विकास है वो बहुत अच्छा होने वाला है और पौधे पर एक बहुत ही अच्छी वनस्पतिक बढ़वार यानी वेजिटेटिव बढ़वार देखने के लिए मिलती है। तो बेड मेकर या फिर बेड ड्रायर से आप बेड तैयार करा सकते हैं। बेड की चौड़ाई 3 से 3.5 फीट रखनी है। बेड से बेड की दूरी 3 फीट और बेड की ऊंचाई आपको 1 फीट रखनी चाहिए, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार आपको बेड प्रिपरेशन कराना है। ड्रिप और मल्चिंग पेपर के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो ड्रिप लगाने से कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है,
पहली बात, और खाद देने में भी काफ़ी आसानी होती है। तो ड्रिप एरीगेशन 16 mm आप इनलाइन ड्रिप को बिछवा सकते हैं, और मल्चिंग पेपर जिससे खरपतवार ना उगें, कम सिंचाई की आवश्यकता पड़े और वीड बहुत कंट्रोलर सिस्टम फसल देखने के लिए मिले तो 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं। 25 माइक्रोन मल्चिंग पेपर काफ़ी उचित है। तो इस प्रकार आपको दोस्तों इस समझ सकते हैं कि आप यदि एक बेड पर 3 से 4 लाइनों पर आप बुआई कर रहे हैं तो 2 ड्रिप को आप बिछा सकते हैं, यानी सिंगल बेड पर डबल लाइन पर ड्रिप बिछानी है। बेसल डोज की ऊपर बात करें कि जब बेड तैयार कर रहे हों तो कौन कौन सी खाद, कौन कौन से न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए जिससे जो बढ़वार है वो काफ़ी अच्छी हो। तो आप 2 ट्रॉली गोबर की खाद यदि सस्ते पर उपलब्ध है तभी आपको प्रयोग करना है, 2 ट्रॉली गोबर की खाद। इसके अलावा सरसों की खली 2 क्विंटल, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद जो पाउडर फॉर्म वाली आती 50 किलो, और DAP उर्वरक खाद 25 किलो। इन 3-4 को मिक्स करना है और बेड के ऊपर दे करके बेड तैयार कराना है दोस्तों। अब प्लांट डिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं कि हमको कितनी दूरी रखनी चाहिए जब बुआई आप करते हैं। तो यदि आप मल्चिंग ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो जो आपने बेड बनवाई है तो वहाँ पर आप एक बेड पर 3 से 4 लाइनों पर आप भिंडी को लगा सकते हैं और डबल लाइन पर आपको ड्रिप बिछवानी है। पौधे से पौधे की दूरी दोस्तों आपको रखनी है 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट। ध्यान दीजिए, एक बेड पर आपको 3 से 4 लाइनों पर भिंडी लगानी है और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट आप रख सकते हैं। 3 से 3.5-4 फीट तक की चौड़ाई वाली बेड आप तैयार करा सकते हैं। यह डिस्टेंस बहुत अच्छा है और एक बेड से दूसरी बेड की जो दूरी आपको रखनी है 2.5-3 फीट आप दोस्तों रख सकते हैं। अब इरिगेशन के ऊपर बात करते हैं, सिंचाई। तो किस प्रकार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, भिंडी पर बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा काफ़ी हल्की हल्की सिंचाई आपको कंटिन्यू करनी चाहिए, इससे पैदावार बढ़ती है। इरिगेशन यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 3-3 दिनों के अंतराल पर 2-2 घंटे आप सिंचाई कर सकते हैं। फ्लैट इरिगेशन ओपन फील्ड फार्मिंग कर रहे हैं तो 15-15 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। तो इस प्रकार आप सिंचाई वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रख सकते हैं। हल्की भूमि है तो थोड़ा सा जल्दी सिंचाई करनी पड़ेगी। भारी भूमि जैसी काली मिट्टी है, काली दोमट, चिकनी भूमि पर थोड़ा सा आप अंतर रख के भी सिंचाई कर सकते हैं। कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है भारी भूमि पर। इस प्रकार आपको इरिगेशन चलाना चाहिए। बीट कंट्रोल के ऊपर बात करें, खरपतवार की रोकथाम, तो सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है निराई गुड़ाई। पहली जो निराई गुड़ाई है, फर्स्ट निराई गुड़ाई 40 से 50 दिन की फसल होती है और सेकंड निराई गुड़ाई 70 से 90 दिन के मध्य आपको सेकंड निराई गुड़ाई करनी चाहिए। जिस प्रकार खरपतवार उगते जाते हैं उस प्रकार आपको कंटिन्यू निराई गुड़ाई करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा खरपतवार मुक्त फसल आप रखेंगे उतनी ही स्वस्थ और कीट मुक्त फसल दोस्तों रहने वाली है। खरपतवार से सकिंग पेस्ट को बढ़ावा मिलता है। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं, स्प्रे शेड्यूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनिवार्य है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सकिंग पेस्ट, रस चूसक कीट और इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है जो न केवल क्वालिटी बल्कि हमारी ईल्ड को भी प्रभावित करता है। तो कीट प्रबंधन के ऊपर हम बात करते हैं कि कौन कौन से कीट, रोग, बीमारी, डिजीज आते हैं। प्रमुख रूप से डाउनी मिल्ड्यूड, पाउडरी मिल्ड्यूड, रस्ट आता है, एंथ्रेक्नोज, एफिड्स, जैसिड, थ्रिप्स के साथ साथ दोस्तों हरा माहू, कैटरपिलर, वाइट फ्लाई, सेमी लूपर्स और लीफ माइनर का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है। अब बीमारी तो बहुत सारी हमने आपको बतला दी। यदि आप सीजन पर खेती करते हैं तो बहुत कम बीमारी आती हैं, या फिर ऑफ सीजन आप खेती कर रहे हैं तो पीलापन की भी समस्या देखने के लिए मिलेगी। पत्तियों खाने वाली इल्ली और फ्रूट्स को नुकसान, फ्रूट बोरेट, या फिर बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है। तो बीमारी तो बहुत आती हैं, इलाज क्या है वो बतलाइए। तो जो स्प्रे है आप ध्यान से सुनिए, समझिए और वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करिए। स्प्रे हम 15 लीटर की दर से बतला रहे हैं और जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं, बरसात हो या फिर ना हो, सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही आपको स्प्रे करना है, जो कि घोल है ठीक तरीके से पत्तों पर चिपक जाए और लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन लंबे समय तक हमको अच्छे उन्नतशील परिणाम देखने के लिए मिले। तो जो फर्स्ट स्प्रे है दोस्तों, जो हम कीटनाशक दवाइयों के बारे में बतला रहे हैं, भिंडी की फसल ओकरा फार्मिंग पर 101% बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली कीटनाशक दवाई हैं और जो फंगिसाइड हैं। तो फर्स्ट जो स्प्रे 25 से 30 दिन की फसल होती है तो UPL कंपनी की लांसर गोल्ड
इंसेक्टिसाइड। अब लांसर गोल्ड पर एसीफेट और इमिडाक्लोरप्रिड का कॉम्बिनेशन है, 40 ग्राम लेना है। और M45, अब M45 जो फंगिसाइड है दोस्तों, इसे मैंकोजेब 75% जो कि 40 ग्राम लेना है, 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। सेकंड स्प्रे 45 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो वायर कंपनी की सोलेमन। अब सोलेमन ही क्यों? क्योंकि जब आपने देखा होगा कि 45-50 दिन की फसल होती है तो इल्ली का प्रकोप भी दोस्तों हो जाता है और हल्की फुल्की फफूंद का। तो वायर कंपनी की सोलेमन में इमीडा प्लस वीटासाइक्लोथ्रिन का कॉम्बिनेशन है जो कि इल्ली और रस चूसक कीटों दोनों को कंट्रोल कर लेगी अकेली कीटनाशक। 10 ml सोलेमन और UPL की साफ फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना है। थर्ड जो स्प्रे है 65 से 70 दिन की फसल होती है, UPL कंपनी की ऊलाला जो कि WG फॉर्म में आती है, वेटेबल ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आती, 6 ग्राम लेना है। फेंटा प्लस 10 ग्राम और डुपॉन्ट की कर्जट 60 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। फोर्थ स्प्रे 85 से 90 दिन की फसल होती है तो वायर कंपनी की मोमेंटो एनर्जी 25 ml कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या सिजेंटा कंपनी की ब्लू कॉपर फंगिसाइड आती है 50% WP वाली, 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके दोस्तों आपको स्प्रे कर देना है। फिफ्थ जो स्प्रे है 110 से 120 दिन के मध्य की जब फसल होती है तो एक हमको अच्छी कीटनाशक स्प्रे करनी पड़ेगी, जैसे स्पाइनोटोरम 11.7% है, जैसे डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड 20 ml लेना है। और सिंजेंटा कंपनी की कोमान एल जिसमें जाइनेब है, इसको लेना है आपको 40 ml 15 लीटर पानी में घोल करके दोस्तों आपको स्प्रे कर देना है। छठवां जो स्प्रे है 130 से 145 दिन के मध्य की फसल होती है तो हमको छठवें स्प्रे पर अदामा इंडिया कंपनी की वाराजाइट 40 ml, एक्सल की स्वाधीन 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। केवल और केवल हमने 6 स्प्रे बतलाए हैं। अब जो हमने अंतर बताया है दोस्तों कि 110-120 दिन या फिर 130-145 दिन, इस अंतर को अपनी फसल को ध्यान में रख के यदि कीटों का प्रकोप थोड़ा सा कम है तो अंतर को बढ़ा भी सकते हैं और इन्हीं जो स्प्रे हैं इनको रिपीट भी कर सकते हैं। और एक स्प्रे को आप अधिकतम 2 बार ही रिपीट कर सकते हैं। 2 या फिर 2 से ज़्यादा बार किसी कीटनाशक दवाई को स्प्रे करते हैं तो कीटों पर रेजिस्टेंस पावर आ जाती है, जिससे कि वह जो कीटनाशक है हमको प्रॉपर या फिर कंटिन्यू रिजल्ट नहीं देती हैं। कारण है कि रेजिस्टेंस पावर आ जाती है इंसेक्ट यानी कीट पर। तो आवश्यकता अनुसार इनको स्प्रे को आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे से फसल बढ़वार, कीट मुक्त, फंगस मुक्त और स्पेशल बीमारी मुक्त रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए हमको एक पौधे की अच्छे से न्यूट्रिएंट की पूर्ति भी करनी पड़ती है, जिससे हाई यील्ड और हाई रेवेन्यू हम प्रॉफिट ओकरा फार्मिंग से भी अर्न कर सकें। तो जो खाद है दोस्तों, फर्स्ट खाद 18 से 20 दिन के मध्य होती है। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जड़ों के पास देकर इन खादों को आप सिंचाई कर सकते हैं। फर्स्ट खाद पर किसी अच्छी कंपनी का सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 kg और यूरिया 20 kg, इन दोनों को जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करना है। जानकारी प्रति एकड़ की दर से दी जा रही है, इसलिए हम बार बार वही जो लाइन है उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। सेकंड खाद 30 से 35 दिन की फसल होती है। सागरिका दानेदार 8 kg, यूरिया 25 kg प्रति एकड़, जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। थर्ड जो खाद है 50 से 60 दिन की फसल होती है। ह्यूमिक एसिड 10 kg, यूरिया 20 kg, जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। फोर्थ जो खाद है 80 से 85 दिन, कैल्शियम नाइट्रेट 15 kg और बोरॉन 1 kg, इनको आप प्रयोग कर सकते हैं। पांचवी जो खाद है 100 से 115 दिन की होती है। SSP 30 kg, MOP 15 kg, यूरिया 15 kg, इनको आपको कॉम्बिनेशन जड़ों के पास देना है। छठवा जो कॉम्बिनेशन है 130 से 140 दिन की फसल होती है बुआई से, तो जिंक सल्फेट 5 kg, यूरिया 35 kg, फेरस सल्फेट 2 kg, इनको आपको प्रयोग करना है दोस्तों। इस प्रकार यदि आप फर्टिगेशन शेड्यूल चलाते हैं, अब आप पूछेंगे कि हम ड्रिप से खेती कर रहे हैं, तो आप वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स को दोस्तों चला सकते हैं। जैसे NPK घुलनशील खाद 19-19-19 है, 052-34 0050 है, 13-045 है, 12-61-0 है, 17-44-0, कैल्शियम नाइट्रेट, ह्यूमिक एसिड, अमोनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, जिब्रेलिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, इनको आपको दोस्तों प्रयोग करना चाहिए। वाटर सेल्युबल खाद हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती हैं।
और आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो फ्रूटिंग स्टेज पर जब फ्रूट सेट हो रहे हों तो उस समय आप बोरॉन का भी दोस्तों प्रयोग कर सकते हैं। 500 ग्राम प्रति एकड़ ड्रिप से आप छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार आपको फर्टिगेशन शेड्यूल दोस्तों चलाना चाहिए। अब बात करते हैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग। यदि आप भिंडी की खेती करते हैं तो जो पहली तोड़ाई है, पहली हार्वेस्टिंग है, 50 से 60 दिन की फसल होती है तो फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए हमारी फसल तैयार हो जाती है। उत्पादन के ऊपर बात कर लेते हैं। यदि आप प्रॉपर देखभाल करते हैं तो 1 एकड़ में जो पैदावार है भिंडी की वो लगभग 65 से लेकर 70 क्विंटल 1 एकड़ में ईल्ड देखने के लिए दोस्तों मिलती है। मार्केटिंग रेट तो 15 रुपये से लेकर 45 रुपये मध्य प्रति किलोग्राम का हमको रेट देखने के लिए मिलता है। मार्केटिंग रेट फ्लेक्सिबल रहता है। कभी कभी अंगेती भिंडी की खेती करने से भी 70-80 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट मिल जाता है। लागत के ऊपर बात करते हैं तो 1 एकड़ में यदि आप भिंडी की खेती करते हैं तो 18,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करते हैं। लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र। तो भिंडी का जो जीवन चक्र है, यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो बड़े आराम से मिनिमम कम से कम 5 से 6 माह बड़े आराम से दोस्तों चल जाती है। लगभग 180 दिन चल जाती है। और मुनाफा के ऊपर बात करें और साथ ही नेट प्रॉफिट, या हमने 1 एकड़ में खेती करी तो कितना हमको नेट प्रॉफिट होगा, तो 20 रुपये kg का ही हम रेट मान लेते हैं, यानी 2,000 रुपये क्विंटल। और 65 क्विंटल हमारी पैदावार हुई तो यदि हम 2,000 में 65 का इंटू कर देंगे तो 1,30,000 रुपये हमारा मुनाफा आ गया। मुनाफा में से लागत को घटा देंगे, मुनाफा 1,30,000, लागत लगी 20,000। यदि हम 1,30 में 20 घटा देंगे तो 1,10,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट दोस्तों आ जाएगा। तो इस प्रकार यदि आप भिंडी की खेती करते हैं, क्योंकि इस फसल पर बहुत ज़्यादा लागत लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कीट बीमारी बहुत कम है तो स्प्रे भी बहुत आपको हल्के फुल्के ही लेने पड़ते हैं दोस्तों। और बेसल डोज पर आप खादों को देते हैं तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट या फिर बहुत अच्छी आपकी भूमि है, उपजाऊ भूमि है, तो फिर खाद भी बहुत कम या फिर ना के बराबर प्रयोग करना पड़ता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो भिंडी की फसल है कम लागत वाली फसल है और अच्छा रेवेन्यू देने वाली यह फसल है। तो आप भिंडी की खेती यानी ओकरा फार्मिंग से भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको हर बार की तरह एक कुछ नया नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो को आपने अंत तक देखा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।